ऐसा सूर्य जिसके तेज से आने वाले समय में सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरा अखंड भारत जगमगाने वाला था। गले लगते ही अफजल खान ने खंजर से शिवाजी की पीठ पर वार कर दिया, लेकिन शिवाजी उसकी हर चाल से पहले से तैयार थे। प्रतापगढ़ की इस लड़ाई में 3 घंटे के भीतर ही शिवाजी की सेना ने दुश्मन सेना के 3000 सैनिक मार गिराए। लेकिन 5 अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी और उनके 400 योद्धाओं की टुकड़ी ने शाइस्ता खान के कैंप पर हमला कर दिया। बल्कि वो मराठा ही थे जिन्होंने 1737 में पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में दिल्ली को भगवा कर दिया था। दोस्तों, आपने इतिहास में औरंगजेब के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वही औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था, वही औरंगजेब जिसने अपने खुद के भाइयों के खून से सनी तलवार की नोक पर 50 साल दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, और वही औरंगजेब जिसकी बर्बरता की कहानी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का खून और सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारें आज भी सुनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने इस 50 साल के शासन में से लगभग 26 साल औरंगजेब दिल्ली से दूर दक्कन की खाक छानता रहा, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि उसने एक नामुमकिन सी जिद पकड़ ली थी, जिद मराठा साम्राज्य को मिटाने की। वो मराठा साम्राज्य जिसकी नींव खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी, जो कहते थे कि भले ही तलवार सबके हाथ में हो मगर साम्राज्य की स्थापना इच्छा शक्ति से होती है। शायद यही वो इच्छा शक्ति थी जो मराठों को उनकी विरासत में मिली थी, वही इच्छा शक्ति जिसे टकराकर आलमगीर यानी विश्व विजेता के नाम से जाना जाने वाला औरंगजेब और उसकी जिद दोनों चूर चूर हो गए। साथ ही चूर हो गई वो मुगलिया सल्तनत जो भारत को अपनी बपौती समझकर कई सालों से दिल्ली की गद्दी पर जमी बैठी थी। तो आइए आज इसी टॉपिक को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं उन मराठा सूरमाओं के इतिहास को जिन्होंने औरंगजेब को ललकारा भी और उसके खोखले दंभ को तोड़ा भी। स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तारीख थी 19 फरवरी 1630। पुणे के पास स्थित शिवनेरी के किले में शाहजी और जीजाबाई के बेटे ने जन्म लिया। वो बेटा क्या था, मानो धरती पर एक नया सूर्य उदय हुआ था। ऐसा सूर्य जिसके तेज से आने वाले समय में सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरा अखंड भारत जगमगाने वाला था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक मराठा जनरल थे जो दक्कन के सुल्तानों के अधीन पूना के एक छोटे जागीरदार हुआ करते थे। हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस समय की उथल पुथल भरी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से शाहजी की वफादारी अहमदनगर की निजामशाही, बीकापुर की आदिल शाही और मुगलों के बीच बदलती रहती थी। छोटी सी उम्र से ही शिवाजी ने अपने योद्धा और कुशल शासक होने के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। 1646 में महज 16 साल की उम्र में ही शिवाजी ने तानाजी मालुसरे और येसाजी कंक जैसे वीर योद्धाओं के साथ बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराकर पुणे का तोरण किला जीत लिया था। तोरण दुर्ग पर अधिकार होने के बाद शिवाजी महाराज ने दुर्ग का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रख दिया। लेकिन दोस्तों, शिवाजी इस एक जीत से कहां रुकने वाले थे। आने वाले 2 सालों में शिवाजी ने पुणे के आसपास चाकन, पुरंदर और कोंडाना जैसे कई किले जीते। साथ ही उन्होंने पुणे के पूर्व में स्थित सुपा, बारामती और इंदापुर को भी अपने अधीन कर लिया। फिर इसके बाद शिवाजी ने थाने के तटीय इलाके पर काबिज मुल्ला अहमद को भी हराया। दोस्तों, इधर शिवाजी का विजय रथ आगे बढ़ ही रहा था। किसी बीच शिवाजी महाराज ने पुणे के नजदीक सह्याद्री रेंजेस में ही राजगढ़ फोर्ट भी बनवाया, जो उस नए मराठा एम्पायर की पहली राजधानी बना। मगर शिवाजी के इस विजय अभियान की खबर अब तक बीजापुर पहुंच चुकी थी। वो किसी भी हाल में शिवाजी के इन बढ़ते कदमों को रोकना चाहते थे। ऐसे में आदिल शाह ने इसके लिए एक नई चाल चली और 1648 में उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिल शाह को उम्मीद थी कि पिता की खबर पाकर शिवाजी हथियार डाल देंगे, लेकिन शिवाजी नहीं रुके। असल में शिवाजी अब ना तो रिश्तों से कहीं ऊपर उठकर हिंदवी स्वराज के बारे में सोचने लगे थे। उनके दिमाग में बस एक ही लक्ष्य था और उसे पाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार बैठे थे। दोस्तों, यही कारण था कि आदिल शाह के चालों में उलझने के बजाय शिवाजी ने आने वाले कुछ सालों में अपने जीते हुए इलाकों पर अपनी पकड़ और मजबूत की। वहीं दूसरी ओर नवंबर 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत हो, जिसके बाद दिल्ली में मुगलों के सपोर्ट से आदिल शाह का 18 साल का बेटा अली बीजापुर का सुल्तान बना। अली ने भी पिता की तरह शिवाजी को रोकने का भरपूर प्रयास किया और इसी कोशिश में बीजापुर ने अपने सबसे बड़े कमांडर अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। 7 फुट लंबे अफजल खान के बारे में यह कहा जाता था कि वो आज तक कोई भी जंग नहीं हारा था। ऐसे में सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार लेकर शिवाजी से जंग करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये सब मिलकर भी शिवाजी की युद्ध नीति और उनकी मुट्ठी भर मराठों की सेना का सामना नहीं कर सके। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं
कि प्रतापगढ़ किले की लड़ाई में शिवाजी की सेना को ना हरा पाने की खींच में अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की कोशिश भी की और इसके लिए उसने समझौते की बात कहकर शिवाजी से समझौते के लिए मिलने का प्रस्ताव रखा। हालांकि समझौते की बात सुनकर शिवाजी ये समझ गए थे कि दाल में जरूर कुछ काला है, मगर फिर भी वो इसके लिए तैयार हो गए। जिसके बाद 10 नवंबर 1659 के दिन शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। दोस्तों, मराठा इतिहासकार कहते हैं कि अफजल ने शिवाजी से आदिलशाही अधीनता स्वीकार करने की बात कही और आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाना चाहा। लेकिन गले लगाना तो बस एक बहाना था, क्योंकि गले लगते ही अफजल खान ने खंजर से शिवाजी की पीठ पर वार कर दिया। लेकिन शिवाजी उसकी हर चाल से पहले से तैयार थे और इसीलिए वो अपने कपड़े के भीतर लोहे का कवच पहनकर आए थे। ऐसे में छत्रपति शिवाजी तो उसके इस वार से बच गए, लेकिन शिवाजी ने अपने वागनक यानी हाथ में पहने जाने वाले पंजे जैसे हथियार से अफजल के पेट में वार किया और तुरंत ही शिवाजी के साथी ने उसका सर कलम कर दिया। जैसे ही अफजल की मौत की खबर उसके सैनिकों में पहुंची, उनका मनोबल टूटने लगा और शिवाजी का इशारा पाते ही मराठा सैनिकों ने हमला बोल दिया। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि प्रतापगढ़ की इस लड़ाई में 3 घंटे के भीतर ही शिवाजी की सेना ने दुश्मन सेना के 3000 सैनिक मार गिराए। जाहिर है कि अपने सबसे बड़े कमांडर के मारे जाने से बीजापुर की आदिलशाही कमजोर हो चुकी थी। इसका फायदा उठाकर शिवाजी ने बिना समय गंवाए फरवरी 1660 तक कोंकण और कोल्हापुर के कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए। साथ ही इधर दक्कन में वीर शिवाजी मराठों को मजबूत करने में लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर औरंगजेब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठने के लिए अपने परिवार का खून बहा रहा था। यूँ तो औरंगजेब ने वो गद्दी 1658 में पा ली थी, लेकिन इस गद्दी के पाए मजबूत करने के लिए उसने 1659 में अपने बड़े भाई और मुगल सल्तनत के आखिरी काबिल दावेदार दारा शिकोह को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक बार जब दिल्ली का खूनी खेल खत्म हुआ तो औरंगजेब की नज़र मराठों पर पड़ी। वो मराठे जो मुगलिया सल्तनत के सामने सीना ताने खड़े थे और पूरे भारत में अकेले ऐसे दावेदार थे जो उसको टक्कर दे सकते थे। दोस्तों, ऐसे में उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमला करने के लिए अहमदनगर से पुणे भेजा। तकरीबन 1.5 लाख की सेना और पावरफुल आर्टिलरी डिवीजन के साथ शाइस्ता खान ने पुणे को घेर लिया। यही नहीं, उसने चाकर के किले को भी अपने कब्जे में ले लिया और शिवाजी के लाल महल में कब्जा कर उसी में रहने लगा। लेकिन 5 अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी और उनके 400 योद्धाओं की टुकड़ी ने शाइस्ता खान के कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान इस कदर जख्मी हुआ कि उसे पुणे से भाग करके मुगलिया कैंप में शरण लेनी पड़ी और औरंगजेब भी पुणे में शाइस्ता खान की इस हार से तिलमिला गया। लेकिन दोस्तों, शिवाजी का अगला कदम अभी भी बाकी था। शिवाजी ने शाइस्ता के पुणे पर हमले का बदला लेने के लिए 5 जनवरी 1664 को मुगलों के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर और पोर्ट सिटी सूरत पर हमला कर दिया। आप देखेंगे तो इस हमले का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि शिवाजी का खाली हो रहा राजकोष फिर से भर गया। इससे आगे के सैन्य अभियानों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। लेकिन दोस्तों, पुणे और सूरत में शिवाजी के हाथों हार का तमाचा पड़ने से औरंगजेब अब और भी खिंच उठा था। ऐसे में उसने इस बार शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा। जयसिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1665 को दक्कन जा पहुंचा, जहां पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जयसिंह की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में शिवाजी की हार हुई और उन्हें जयसिंह के सामने समर्पण करना पड़ा। दोस्तों, ये शिवाजी की पहली और आखिरी हार थी। इस हार की वजह से शिवाजी को जयसिंह के साथ 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले और सोने के 4 लाख खून मुगलों को हर्जाने के तौर पर देने पड़े। यही नहीं, शिवाजी को मुगलों से यह वादा भी करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा देंगे। दोस्तों, इस संधि के बाद 12 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी को अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। ये छत्रपति शिवाजी की औरंगजेब से पहली मुलाकात थी। मगर ये मुलाकात क्या थी? औरंगजेब की ये चाल थी जिसमें फंसाकर उसने धोखे से शिवाजी को आगरा में ही नजरबंद कर दिया। मगर सूर्य के तेज और आंधी की रफ्तार को भला कभी कोई रोक पाया क्या? अगस्त 1666 में ही शिवाजी औरंगजेब के नहले पर डहला फेंकते हुए उसकी गिरफ्त से भाग निकले और एक बार फिर दक्कन जा पहुंचे, जहां करीब 2 साल तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर मुगलों के साथ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने पुणे के पास कोंडाना के इलाके पर कब्जा किया। हालांकि दोस्तों, इस युद्ध में शिवाजी के खास साथी तानाजी मालसुरे मारे गए। अगले कुछ महीनों में छत्रपति शिवाजी ने वो सभी इलाके वापस पा लिए जो उन्होंने पुरंदर की संधि में मुगलों को सौंप दिए थे। यही नहीं, 1670 में शिवाजी ने एक बार फिर सूरत पर हमला कर दिया और इस बार उनकी सेना ने मुख्य रूप से मुगल सैनिकों को अपना निशाना बनाया। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह कि शिवाजी के हाथों इतनी बार हार का मुंह देखने के बाद भी
अब तक मुगल शिवाजी को दक्कन की सल्तनतों के बराबर भी नहीं आते थे, बल्कि उन्हें महज एक जागीरदार की तरह देखते थे। कई मराठा भी शिवाजी के भोसले वंश के खिलाफ थे। दोस्तों, इन्हीं सब के बीच शिवाजी ने अपने ताजपोशी का फैसला किया, जिसके बाद 6 जून 1674 को शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी चुना और 5 दिन के भव्य कार्यक्रम के दौरान शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा हिंदवी स्वराज के पहले शासक बने। दोस्तों, इसके बाद शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह और तेज कर दिया। छत्रपति शिवाजी का पूरा ध्यान दक्षिण भारत पर ही था, जहां उन्होंने खानदेश, बीजापुरी पोंडा, कारवार और कोल्हापुर को अपने अधीन कर लिया। यही नहीं, उन्होंने गोलकोंडा सल्तनत के कुतुब शाहों को भी मुगल सल्तनत के खिलाफ करके अपने साथ मिला लिया। जिसके बाद 1677 में शिवाजी ने गोलकोंडा के सपोर्ट से कर्नाटक पर धावा बोल दिया और वेल्लोर और जिंजी के किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इसी बीच 1679 से शिवाजी की सेहत खराब रहने लगी और लंबी बीमारी के बाद अप्रैल 1680 में उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि शिवाजी सिर्फ एक घोड़े पर सवार योद्धा, हाथों में तलवारों को थामे शासक या गद्दी पर बैठे महाराज ही नहीं थे, बल्कि वो एक सोच थे। एक ऐसी सोच जिसने पूरे मराठवाड़ा में ये जोत जला दी कि वो समय आ गया है कि भारत में एक नया हिंदू राष्ट्र खड़ा किया जाए। वो राष्ट्र जो स्वाधीन हो, वो राष्ट्र जो एकजुट हो, और वो राष्ट्र जो केवल तलवार के दम पर ही नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के दम पर देश के दुश्मनों से लोहा ले सके। और इसी सोच के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की वो नींव रखी जिसका भगवा ध्वज आने वाले 144 साल तक भारत पर यूं ही लहराता रहा, जिसकी कमान अब उनके बेटे संभाजी के हाथों में जाने वाली थी। और वही संभाजी जिन्हें हम सब प्यार से छावा बुलाते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद 16 जनवरी 1681 को उनके बेटे संभाजी ने रायगढ़ की सत्ता संभाली। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस का यह दावा है कि संभाजी के इस राज्याभिषेक के पहले उन्हें भी पिता की तरह कुछ मराठवाड़ा परिवारों की खिलाफत झेलनी पड़ी, जो चाहते थे कि शिवाजी के बाद उनका 10 साल का बेटा राजा राम ही गद्दी पर बैठे। दूसरी ओर औरंगजेब भी इसी फिराक में बैठा था कि शिवाजी महाराज के निधन के बाद वो जल्द से जल्द मराठा साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर ले। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय अगर औरंगजेब से कोई लोहा ले सकता था तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ही हो सकते थे। हालांकि इसी बीच औरंगजेब और उसके बेटे अकबर के बीच दिल्ली सल्तनत को लेकर के खींचतान शुरू हो गई, जहां अकबर अपने पिता की कठोर नीतियों के खिलाफ सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता था, जिसके लिए अब वो पिता से बगावत करने के लिए भी तैयार हो गया था। यही कारण था कि 1681 में औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अकबर जानता था कि ऐसे समय में उसे पूरे भारत में केवल एक ही शख्स बचा सकता था और वो थे मराठा वीर संभाजी महाराज। दोस्तों, ऐसे में उसने संभाजी के पास शरण ले ली और इससे औरंगजेब और भी ज्यादा तिलमिला उठा। वो किसी भी हाल में मराठा कुल का नाश करना चाहता था। साथ ही दक्कन में मौजूद पुर्तगाली भी मराठों के खिलाफ सर उठाने लगे थे। दरअसल दक्कन सल्तनत पर लगाम लगाने के लिए पुर्तगाली और मराठों ने कई सालों तक गठबंधन बनाए रखा, लेकिन शिवाजी की मृत्यु के 2 साल बाद साल 1682 में संभाजी ने पुर्तगाली इलाकों के साथ लगने वाले बॉर्डर पर किलेबंदी शुरू कर दी, जिसके चलते पुर्तगाली मराठों का साथ छोड़कर मुगलों के खेमे में आ गए। अब जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही औरंगजेब ने सोचा कि यही सही मौका है जब पुर्तगालियों की मदद से मराठों को घेरा जा सकता है। यही कारण है कि उसने पुर्तगाली वायसराय को गोवा में एक पत्र भेजकर मराठों पर युद्ध की घोषणा करने की बात कही, लेकिन वायसराय ने ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, यही वो समय था जब मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। उन्हें बीजापुर, गोलकुंडा और बेसिन जैसे इलाकों से चौथ और सरदेशमुखी यानी कि मराठा साम्राज्य में राजस्व पर लगाए जाने वाला कर मिल रहा था। इससे वो अपनी सेना को तेजी से आगे बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में दक्कन में कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वायसराय का साथ न मिलने पर उसने खुद 5 लाख की सेना के साथ दक्कन की ओर कूच कर दिया, जहां उसका मकसद जल्द से जल्द मराठा हिंदवी स्वराज के साथ साथ गोलकोंडा और बीजापुर को अपने कब्जे में लेने का था। और यहीं से शुरू हुई मुगल और मराठों के बीच वो दक्कन वॉर, जो औरंगजेब की मौत यानी आने वाले 2.5 दशक तक यूं ही चलती रही। दोस्तों, इन युद्धों की शुरुआत दक्षिण महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र के नासिक बागलान से हुई, जहां एक के बाद कई युद्ध हुए और कई मराठा किलों को निशाना बनाया गया। हालांकि साल 1686 तक मुगल सेना किसी भी किले पर कब्जा करने में असफल रही, जिसके बाद औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेना शुरू कर दिया। 1686 के अंत में मुगलों ने किलेदार आसोजी को मनसब यानी कि ऊंची पोस्ट का लालच देकर सालहेर का किला हथिया लिया। लेकिन संभाजी अब भी औरंगजेब की पकड़ से दूर थे और वो रायगढ़ से दूर संगमेश्वर में अपना ठिकाना बनाए हुए थे।
लेकिन इसी बीच औरंगजेब ने एक और चाल चली और उनके एक विश्वास पात्र गणोजी शिर्के को अपने साथ मिला लिया। दोस्तों, चूंकि गणोजी शिर्के संभाजी महाराज की पत्नी येसु भाई के भाई थे, इसलिए उन्होंने उन पर शक नहीं किया और 1689 में मुगल सरदार मुकरब खान ने संभाजी को धोखे से बंदी बना लिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। यही नहीं, औरंगजेब ने उनकी जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दी और कई दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। लेकिन शिवाजी का खून अपने रंग में लिए वीर संभाजी ने औरंगजेब की इन शर्तों को हंसी में उड़ा दिया और संभाजी के इस जवाब से भड़के औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। दोस्तों, संभाजी ने अपने जीवन काल में 140 से ज्यादा युद्ध लड़े और कभी भी पराजय का सामना नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो आखिरी युद्ध में अपने विश्वासघात की वजह से मारे गए। दोस्तों, औरंगजेब को लगता था कि संभाजी के बाद अब मराठा कमजोर हो जाएंगे और उसके सामने घुटने टेक देंगे। यहाँ तक कि संभाजी की मृत्यु के बाद मुगलों ने उनके बड़े बेटे शाहू जी को कैद भी कर लिया, मगर मराठा वो थे जो न कभी हारे और न कभी टूटे। दोस्तों, संभाजी की मौत के बाद औरंगजेब ये मान चुका था कि अब वो ये जंग जीत चुका है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि संभाजी की मौत ने एक बार फिर मराठों को एकजुट कर दिया था और इस बार हिंदवी स्वराज की गद्दी पर बैठे शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम। मगर इसी बीच औरंगजेब की मुगलिया सेना ने राजगढ़ पर धावा बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि राजा राम को मुगलों से अपनी जान बचाने तमिलनाडु के जिंजी भागना पड़ा। इस दौरान करीब 10 साल राजा राम के 2 कमांडर सांताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव ने मराठा साम्राज्य चलाया। यही नहीं, 1690 में सांताजी घोरपड़े के नेतृत्व में मराठा आर्मी ने मुगल कैंप पर हमला भी किया और हमला ऐसा था कि इसमें औरंगजेब खुद ही बाल बाल बचा था। ऐसे में आने वाले 10 साल मराठा और औरंगजेब एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते रहे। लेकिन औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि खुद का हिंदुस्तान का बादशाह कहने वाला औरंगजेब और उसकी 5 लाख की सेना मिलकर भी मराठों को खत्म नहीं कर पा रही थी। जहां एक मराठा नायक गिरता तो उसकी जगह दूसरा खड़ा हो जाता। इसी कड़ी में मराठा कमांडर धानाजी जाधव ने भी मुगलों को खूब छकाया। हालांकि इसी बीच राजा राम की मौत हुई और उनकी जगह 1700 में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली उनकी विधवा ताराबाई ने। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताराबाई मराठा कमांडर इन चीफ हंबीरराव मोहिते की बेटी और एक कुशल शासक और योद्धा थी जो अपने सेना को आगे से लीड करती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में औरंगजेब के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। कि ताराबाई का कुशल शासन ही था जिसने मराठों को मजबूती दी, वो मजबूती जिसके दम पर मराठा 1702 में खानदेश, बेरार और तेलंगाना पर कब्जा कर चुके थे। दोस्तों, 1705 तक आते आते दक्कन छोड़कर गुजरात और नर्मदा पार करके मालवा तक पहुंच गए थे, जहां एक के बाद औरंगजेब की सेना को ताराबाई के मराठों से मुंह की खानी पड़ी और मराठा मुगलिया सल्तनत के काफी भीतर तक घुसते चले गए। नतीजा ये हुआ कि 1706 तक आते आते मुगलिया सेना ने थक हार कर पीछे हटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर बूढ़े हो चले औरंगजेब की विरासत के लिए बेटों में तलवारें खींचने लगी। दोस्तों, ऐसे में 26 साल चली इस लड़ाई से थका हुआ औरंगजेब अब ये समझ चुका था कि मराठा विजय का उसका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा और 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब ने इसी मलाल के साथ अपनी आंखें मूंद ली। जबकि मराठा साम्राज्य औरंगजेब के पहले भी खड़ा था और उसके जाने के बाद भी खड़ा रहा, बल्कि वो मराठा ही थे जिन्होंने 1737 में पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में दिल्ली को भगवा कर दिया था। और भगवा भी ऐसा कि एक समय में दिल्ली के बादशाह कहे जाने वाले मुगल इसके बाद कभी भी बिना सहारे के खड़े नहीं हो सके। दोस्तों, ये थे मराठा साम्राज्य के वो सुनहरे पन्ने जिनमें भारत की असली विरासत मौजूद है। आप मराठा साम्राज्य के इस इतिहास को कैसे देखते हैं, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।